नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज ख़ास मुलाकात में मेरे जो मेहमान हैं ख़ास ही हैं, प्रोफेसर V.A. बुड़ाई जी। बुड़ाई जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बुड़ाई जी। आप एजुकेशन की जो बात अगर हम करते हैं तो आपकी जो प्राइमरी शिक्षा दीक्षा है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए ना, कहाँ से शुरुआत आपकी हुई? प्राइमरी एजुकेशन जो मेरी खुद की हुई वो राजस्थान में एक ज़िला है चूरू ज़िला। ठीक है। और चूरू ज़िले में एक बहुत पुरानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है गांधी विद्या मंदिर। ठीक है। तो गांधी विद्या मंदिर की स्थापना 1952 में हुई थी और उसी में एक स्कूल था बालवाड़ी। ठीक है। और वो जो बालवाड़ी स्कूल था वो किन्नर गार्डन के पैटर्न पे बना हुआ स्कूल था। और जो हमारी प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल थी वो उस समय अमेरिका रिटर्न थी। ठीक है। और उन्होंने हम लोगों को जो है प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाया। अच्छा, आपने बचपन से जो पढ़ाई की है और अब आप खुद पढ़ा रहे हैं, एक प्रोफेसर हैं जी। एक एजुकेशन का जो स्टेटस है उसके अंदर आप कितना बदलाव अब मानते हैं? देखिए, उस जमाने से अगर तुलना करें, चाहे हमने ग्रेजुएशन करा या पोस्ट ग्रेजुएशन करा या एमफिल वगैरह, जो आगे हायर एजुकेशन जो प्राप्त, आज क्या है कि आज के बच्चों के पास सुविधाएं बहुत हैं। ठीक है। हम लोगों के टाइम में उतनी सुविधाएं नहीं थी, चाहे वो क्लास टीचिंग हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो या लाइब्रेरीज हो। लाइब्रेरीज थी लेकिन जैसे आज ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं। आज जो बच्चा देहरादून में है या कहीं भी इंडिया में है, इवन पहाड़ के रिमोट कॉलेजेस में भी है, वो चाहे तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन उस जमाने में इस टाइप की सुविधाएं नहीं थी। उस टाइम में ये था कि जो लाइब्रेरी में बुक उपलब्ध है बस उतने तक हम लोग सीमित थे। लेकिन सुविधाएं तो थी नहीं, लेकिन जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनके अंदर जो है ना, ये जो एक भावना होती थी, हाँ, ये वो सबसे बड़ी सुविधाएं होती का मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक तो सब क्या था कि उस जमाने में जैसे हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो टीचर्स का अभाव नहीं था, प्रिंसिपल्स का अभाव नहीं था। जैसे अभी कई जगह ये देखा जाता है, जैसे अभी हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो थोड़े समय पहले मुझे पता है कि 100 कॉलेज ऐसे थे गवर्नमेंट के जिनमें प्राचार्य नहीं थे, और अभी पिछले 4-5 महीनों में ही उन 100 कॉलेज में प्राचार्य भेजे गए। तो कहने का मतलब है कि आज अगर कॉलेज में प्राचार्य नहीं होंगे और टीचर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जब है ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे या पढ़ाई कैसे होगी? अच्छा, एक दौर जो है ना, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ, एक दौर ऐसा भी था अब से जो है ना तकरीबन 2 दशक पहले कि जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते थे वहाँ पर जो है ना दाखिले के लिए छात्र तरसते थे। लेकिन ऐसा आज क्या हो गया कि आज अभी उसका कारण मेन जो मैं समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ कि क्या हुआ है कि इस बीच, ये खास करके इन 2-3 दशकों के बीच ऐसा हुआ है कि बहुत तेजी से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए हैं। ठीक है। और हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरह CBSE और इंग्लिश मीडियम के जो ICSE बोर्ड के स्कूल्स हैं इनमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, जबकि वो खुद पहले उन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे। लेकिन आज क्या है कि ये होड़ लग गई है कि किसी भी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ा दें। वो क्वालिटी नहीं देख रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि किसी तरह हमारा बच्चा जो है अंग्रेजी पढ़ जाए, एक टैग लग जाए, और टैग का शायद कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी मानते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है ना इंग्लिश से नहीं होता, घर बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं या उनका घर परिवार इतना हाई प्रोफाइल नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ परेशानियां आती हैं? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है वो बच्चे ना तो हिंदी के रहते ना इंग्लिश के रहते, सिर्फ नाम के रहते हैं। ठीक कह रहे हैं आप कि ऐसा भी है कि अगर घर का एनवायरनमेंट उस टाइप का नहीं है तो फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है, आपको ऐसे बच्चे भी बहुत मिलेंगे जिनके फैमिली का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का नहीं है या वो बहुत ही पुअर फैमिलीज से हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आप कभी अगर टॉपर्स की लिस्ट देखें तो टॉपर्स की लिस्ट में ज़्यादातर वो बच्चे आ रहे हैं जो मीडियम इवन बिलो एवरेज फैमिलीज के हैं, जिन्होंने मतलब जिनके घर में एनवायरनमेंट पढ़ाई लिखाई का नहीं है या उनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो बच्चे, क्योंकि इस समय जो मेरा जो देखने को मेरे को मिला है, क्योंकि काफ़ी बरसों से मैं प्रिंसिपल भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ, तो इस टाइप के बच्चे जो हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की मेरिट्स आती हैं या आगे जाकर के जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चे बड़े पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं या बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे हैं।
तो ये भी चीज़ है आजकल। अब वो भी सत्यता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम के चक्कर में न वो उधर का रहता है न इधर का रहता है, ऐसा भी ग्रुप है। अच्छा, जहाँ तक मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, आप इस कथन से इत्तेफाक रखते हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ चढ़ कर हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जैसा दिखाई दे रहा है पूरे देश में, या मैंने और देशों में भी देखा है, यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब रशिया जैसा कंट्री जो कम्युनिस्ट कंट्री था, जहाँ पर एजुकेशन पे पूर्ण गवर्नमेंट का ही अधिकार होता था, वो भी सेल्फ फाइनेंस की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उतना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है। और जब गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है कहीं भी, तो उन्होंने क्या करा है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर शिक्षा को चेंज कर रहा है, जिससे कि अगर गुणवत्ता कंट्रोल कर ली जाए तो शायद प्राइवेटाइजेशन कोई बुरी चीज़ ना हो। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बाजारीकरण हो रहा है, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो केवल मार्केट में मार्केटिंग की तरह शिक्षा को देख रहे हैं। अगर हम अपने देहरादून की ही बात करते हैं, हम देहरादून में बैठे हुए हैं, आप भी काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो है ना अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, 35 साल से कर रहे हैं। यहाँ दून स्कूल के नाम से एक जो अदर स्टेट्स के अंदर ये जो है ना बात बनी हुई थी कि हाँ देहरादून की एजुकेशन जो है ना काफ़ी अच्छी है, वो सिर्फ काफ़ी उस स्कूल की वजह से थी। उस स्कूल का सहारा लेके कुछ लोगों ने बाजारीकरण को ज़्यादातर बढ़ावा दिया है, मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि दून स्कूल का अपना एक नाम रहा है शुरू से, और ब्रिटिश पीरियड से ही उसका नाम रहा है। वो इसमें दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छा स्कूल था, है भी बिल्कुल। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उसको देखा देख सारे ही स्कूलों ने ऐसा करा हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल देहरादून में और भी ऐसे डेवलप हुए हैं जो ठीक है पूरी तरह दून तो नहीं बन पाए, लेकिन मोर और लेस उनमें क्वालिटी है। और उनमें अगर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे देश से भेज भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए वेलम स्कूल है, वो भी बहुत बढ़िया स्कूल है। ऐसे ही जो आपके और बहुत सारे कम से कम नहीं तो 50वें स्कूल देहरादून या देहरादून की सराउंडिंग में ऐसे हैं जो दून स्कूल तो नहीं बने, लेकिन वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और कुछ स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के इस प्रकार के हैं जो आम बच्चे के, आम आदमी के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन दे रहा है। तो आपका ये कहना है कि कुछ हो सकता है ऐसे हों 10-20 जो उसकी आड़ में केवल बिजनेस करते हों, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्कूल्स उसके कारण भी डेवलप हुए हैं, क्योंकि यहाँ देहरादून एक मार्केट था और एक एजुकेशन का हब बन चुका है, तो वो फर्क तो है। अच्छा, आज स्टूडेंट को एक क्लाइंट के तौर से देखा जाने लगा है, इत्तेफाक रखते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि इस समय बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट को क्लाइंट ही समझ रहे हैं कि ग्राहक आया, उसको प्रोडक्ट दिया और वो चला गया, और वो चाहे जैसे भी दिया, ये भी है। लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरलाइज करने से क्या होगा, जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वास्तव में एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, वो अननेसेसरी डिफेम होते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसा भी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ऐसा भी है कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस देहरादून में या इंडिया में है जो एजुकेशन इम्पार्ट। अच्छा, अगर हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, पहले जो एक रिश्ता हुआ करता था गुरु और शिष्य का, क्या आज भी वो कायम है? ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे मेरा अपना जो रिलेशन रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो आज मेरे से शायद कई तो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड, और बहुत से अभी भी पढ़ रहे हैं और बड़े यंग लड़के होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और जितने अच्छे रिलेशंस टीचर्स के अपने स्टूडेंट्स के साथ हों पढ़ने पढ़ाने के, तो मेरे ख्याल में उससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है दुनिया में। मैंने बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स को देखा है कि वो सिंपल ग्रेजुएट क्लास को पढ़ा रहा है, लेकिन वो इस तरीके से पढ़ा रहा है कि वो स्टूडेंट वहाँ पर खो जा रहा है पढ़ाई लिखाई में। तो वो रिलेशंस होना मैं मानता हूँ कि वो होने चाहिए। अगर कम हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल्स आ गए, मोबाइल्स में लाइब्रेरीज आ गई, इंटरनेट पे लाइब्रेरी आ गई, सब कुछ लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी टीचर के रिलेशन का, टीचर के सिग्निफिकेंस को हम ख़त्म नहीं कर सकते।
वो अपनी जगह पे अच्छा, इस रिलेशन के दौरान जी। पेरेंट्स, आजकल जो देखा गया है आमतौर से एक भावना पेरेंट्स के अंदर ये बन गई है कि हमारे बच्चे को हाथ तक मत लगाइए। हालांकि पहले अगर हम पिछली पद्धति पर जाएं, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ तक जो है ना, भले ही बहुत से जो है ना शिष्य आश्रम के अंदर भी पढ़ते थे, गुरु की शरण में रहते थे, रात दिन वहीं रहते थे, और उनका खाना पीना, उनकी देखभाल, डांटना, सब कुछ वहीं था। और आज के दौरान में सिर्फ जो बदलाव आया है, ये शिक्षा के स्तर को कितना प्रभावित कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा विषय है जो उठाया है, ये सामान्य विषय नहीं है। क्योंकि वेस्ट में ऐसा होता था, जो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे, बिल्कुल, जैसे इंग्लैंड के राजा का बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो अगर वो कोई गलती करता था तो उसकी सजा पाने के लिए साइड में कुछ लोग रखे जाते थे कि अगर राजा के लड़के ने गलती करी तो उन लोगों की पिटाई होती थी। ऐसे बच्चे रखे जाते थे कि जब वो राजा का बच्चा गलती करेगा तो पिटाई उसकी होगी। तो वो पद्धति भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल सही बात। और आप अगर वेस्ट में देखें तो आज ये है, जैसे मैंने कैनेडियन यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी साल काम करा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हर बच्चे को अधिकार है और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरा फ्री डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उसको जरा लगता है कि मेरे पेरेंट्स भी गलत कर रहे हैं तो पुलिस को उसकी भी सूचना दे देता है, और बाकायदा वहाँ पर इंक्वायरी होती है, बच्चे उनकी काउंसलिंग होती है, तो पेरेंट्स को बाकायदा सिखाया जाता है। जैसे टीचर्स की भी शिकायत कर देते हैं वहाँ, बिल्कुल, और उस पर बाकायदा वहाँ पर भी इंक्वायरी होती है। तो वहाँ तो बिल्कुल हाथ लगाना या उसको पनिश करना बिल्कुल मना है। लेकिन हमारे कंट्री में पहले जो परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा में, ये सोच करके अध्यापक के पास बच्चे को छोड़ा जाता था कि अब जो है माता पिता की जिम्मेवारी अध्यापक के पास है, और अध्यापक उसको ऐसे पालते थे, ऐसे बड़ा करते थे कि बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप एक बहुत प्राचीन उसमें जाएं तो आप भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, सबने गुरु के पास शिक्षा पाई। बिल्कुल सही बात। आप और इधर आ जाएं, जो हमारे आज से 300-400 साल पुराने में भी आ जाएं, उसमें भी ऐसी था कि गुरुओं के पास जाकर के, यानी कि गुरु का स्थान सर्वोच्च रहता था। और अगर आप क्या नाम कहते हैं उसके बाद की एजुकेशन भी लें, चाहे ब्रिटिश पीरियड आया हो चाहे कोई पीरियड आया हो, आपने देखा होगा कि उसमें ये कहा जाता था कि आप बच्चा आपका है। जब पेरेंट्स एडमिशन करने आते थे तो ये कहा करते थे कि बच्चा आपका है, आप गुरुजी चाहे जैसे भी करो इसको ठीक कर देना, इसको ठीक कर देना। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, वो गुरु भी वैसे ही होते थे, वो गुरुओं की क्वालिटी भी वैसी थी, वो उस चीज की जिम्मेवारी यानी उनके सामने वही टारगेट रहता था कि इस बच्चे को जो है ना अच्छे मकाम तक पहुंचाना है। ये हड़ताल टारगेट नहीं होता था, उनके लिए स्कूल से बंक मारना टारगेट नहीं होता था, उनके लिए जो और एक्टिविटीज हैं वो जीरो होती थी, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ स्टूडेंट होता था। और उसी का कारण था कि आपको पुराने बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक से एक इन्वेंशंस करी हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं किसी एक आध का नाम नहीं ले रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अगर पुराने को आज आप पहले के टाइम में देखें तो लोगों ने ऐसे ऐसे काम करे हैं बिना रिसोर्सेज के, बिना उसके, और उन्हीं टीचर्स के पढ़ाए हुए लोग थे। तो वो जो टीचर टॉट का रिलेशन था, वो टीचर टॉट का रिलेशन थोड़ा वेस्टर्न सिस्टम जब हमारे यहाँ आया तो उस कारण भी डिस्टॉर्ट हुआ है, मेरा ऐसा ही मानना है। अच्छा, जितनी बातें आपने हमें बताई हैं जी, अपने कार्यकाल के अंदर जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं वो कितनी अप्लाई हो पाई है? देखिए, जहाँ पर मैं जुड़ा हूँ वहाँ पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चे की हर एक बात सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बच्चा मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बच्चा चल के आया है वो कुछ न कुछ कारण से आया है, और जो इस कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया है वो भी किसी कारण से लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे कॉलेज में एडमिशन बड़ी भारी मेरिट के बाद होता है, काफ़ी मुश्किल से होता है। तो वो जो बच्चा आया है इसका मतलब है पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो जब वो पढ़ते हैं तो इसका मतलब जो दूर दूर से बच्चा आ रहा है, कुछ सोच समझ के आ रहा है, तो हमें उसको सर्विसेज देनी चाहिए। अगर वो मेरे पास कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है तो मैं सुनूंगा, या मेरे टीचर्स हैं, हम उनको सबको, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं हम टीचर्स को ये बताते हैं कि स्टूडेंट है तो हम हैं, हमारी जो भी काम है वो स्टूडेंट्स के लिए है, तो हमको उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोड्यूस करना है, उनको बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देनी है। नहीं, जिस स्तर से दरबार साहब का जो मिशन है वो चल रहा है, आप क्या मानते हैं कि वो आम आदमी तक की पहुंच के लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल साहब, आम आदमी की मैं बता रहा हूँ कि अगर गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के स्कूल्स ना होते तो देहरादून में किसी भी
साधारण से साधारण जो स्कूल होते हैं वो 1-1, 2-2 लाख, 5-5, 10-10 लाख डोनेशन मांग रहे होते स्कूलों में एडमिशन के। मतलब यहाँ डिमांड इतनी थी। आज जो देहरादून सिटी के अंदर 40-50 हज़ार बच्चा एजुकेशन पा रहा है और बेस्ट एजुकेशन पा रहा है, उसके लिए टीचरों की व्यवस्था है, खूब टीचरों की व्यवस्था है, खेलने कूदने की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो ये बच्चे कहाँ जाते हैं? क्योंकि उतनी सस्ती एजुकेशन कोई भी दूसरा पब्लिक स्कूल नहीं दे रहा है। तो देखिए, मतलब सस्ती पैसे के लिहाज से वो सस्ती है, आम आदमी का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक्स पढ़ेगा या वाई पढ़ेगा, उसको एडमिशन मिलेगा या उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसको भी जो भी बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं सारे पढ़ रहे हैं। तो और उनमें एक से एक बच्चे निकल भी रहे हैं। जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल पे गुरुराम राय के बच्चों ने कैसे परफॉर्म करा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि वो इतने उदाहरण हैं कि उनको यहाँ पर देना जो है उसके लिए बहुत सारा मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स प्लस एजुकेशन, इसका जो रिलेशन है ये कहाँ तक कितना सक्सेस है? क्योंकि ज़्यादातर वक्त जो है ना छात्रों का उस तरफ ज़्यादा गुजरता है। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट जो हमारी गवर्नमेंट है इसमें सुधार करा है। पहले क्या होता था कि कॉलेज खुलता था और छात्र राजनीति शुरू हो जाती थी। ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट के लेवल से एक ही तिथि डिक्लेयर हुई है, तो एक ही दिन सारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक ही दिन में चुनाव। अच्छा, टोटल एक ही दिन में। हाँ। जैसे 8 तारीख तय है, चाहे वो डीएवी हो, डीबीएस हो, एमकेपी हो या हमारे पहाड़ों के कॉलेज हो, सब में 8 तारीख को चुनाव हो जाना। दूसरा, पर्यवेक्षक भी बैठाए गए हैं। तो जब पर्यवेक्षक भी होगा, नियम भी कड़े कर दिए हैं, और फिर उसमें अब केवल राजनीति के लिए बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। क्यों? कि उसके क्रेडिट पूरे होने चाहिए। अगर उसका एक भी एरियर होगा तो एग्जाम वो नहीं चुनाव लड़ सकता। तो बहुत सारे बच्चे तो इसलिए बाहर हो जाते हैं कि उनके क्रेडिट पूरे नहीं होते हैं। तो आता कौन है फाइनली? पॉलिटिक्स में वो बच्चा आ रहा है जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। तो उसके कारण निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और वो बच्चा पढ़ाई लिखाई की ही बात करेगा। अच्छा, कितना महत्व रखता है छात्र राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है ना यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के अंदर, कितना ज़रूरी आप मानते हैं इसको? देखिए, अगर वो सकारात्मक है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो नकारात्मक है, जैसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर केवल पॉलिटिक्स के लिए ही बात की जाती है कॉलेजों में या स्कूलों में, कॉलेजों में खास करके, तो वो नकारात्मक पॉलिटिक्स तो फिर उसका तो मैं उसका फेवर कभी नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ पर जिन भी इंस्टीट्यूशंस में वो सकारात्मक हो, मान लीजिए कॉलेज के डेवलपमेंट में बच्चे योगदान दे रहे हैं, कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों को ढंग से चलाने में योगदान दे रहे हैं, या वो बात कर रहे हैं जो वास्तव में छात्रों की समस्या है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो केवल राजनीतिक एक अड्डा बनाने के लिए कर रहे हैं, तब वो उसका कोई फायदा नहीं। चलिए बुढ़ा जी, जाते जाते एक सवाल और है, वक्त कम है, कि आपकी इस जो है ना कार्यकाल का कोई ऐसा अनुभव जो हमेशा आपको याद रहता हो, छात्रों से रिलेटेड, उसको शेयर कर दीजिएगा। सर, मेरे वैसे तो बहुत सारे अनुभव हैं। हाँ। लेकिन मैं एक अनुभव बताता हूँ कि 2010 में हमारा नैक हुआ था। उसके नैक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उसके बाद 2016 में हमारा नैक हुआ। जब 2016 में नैक हो रहा था तो उस समय जो मेरे छात्रों ने नैक की टीम को जो रिस्पॉन्सेस दिए वो देखने लायक थे। मतलब उसमें हमने उन्हें नहीं बताया कि आपको ये बोलना है, क्योंकि वो टीम टीचर्स को आने रखती है, प्रिंसिपल को तो आने भी नहीं देती है। लेकिन जो हमको बाद में टीम ने बताया, उस टीम ने, तो वो इतने मतलब बढ़िया रिस्पॉन्सेस थे, चाहे वो हमारा एजुकेशन मिशन हो, चाहे वो कॉलेज हो, उन्होंने इस तरीके के रिस्पॉन्सेस दिए। तो उन रिस्पॉन्सेस को देख करके हमको उस दिन लगा कि हम लोगों ने या हमारे गुरुराम राय एजुकेशन मिशन ने वास्तव में एक प्रकार की सफलता प्राप्त करी है। तो जो उनके जो आंसर्स जो हमारे को टीम ने बताया, तो उसमें हमें ऐसा लगा कि देखो ये बच्चों का ही सब कुछ है, कि उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्सेस दिए जो हम भी नहीं सोच सकते। तो दैट वाज ए वंडरफुल टाइम फॉर मी। बहुत ही मतलब मेरे को, यानी उस टाइम पर काफ़ी आपको जो है ना खुशी महसूस, बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर स्टूडेंट हमारे जैसे ऐसे ही, उसका कारण था, कारण क्या था, हमने जो SSR तैयार करी थी, उस SSR के अंदर ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट थे जो किसी भी कॉलेज के यहाँ पर नहीं होते हैं, इवन यूनिवर्सिटी के नहीं होते। जैसे 100 से अधिक बच्चे 4 साल में नेट को क्वालिफाई कर गए, या GRE क्वालिफाई कर गए, गेट क्वालिफाई कर गए। तो इस टाइप का डाटा बहुत कम कॉलेजों के पास होता है, जो हम लोगों ने प्रोड्यूस करा। चलिए बुढ़ाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
चलिए, ये थे प्रोफेसर वी के बुडाई जी, जिनका साफ तौर से जो है ना कहना है, और हालांकि इन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा यही निकल कर आता है कि असली खुशी किसी भी प्रोफेसर को, अध्यापक को उस वक्त मिलती है जब उसके छात्र कहीं ऊंचे मकाम पर पहुंच पाते हैं। ख़ास मुलाकात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।